हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मॉडर्न फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर। आपको याद होगा हम लोगों ने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी एटॉमिक फिज़िक्स, या फिर अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो चैप्टर का नाम है एटम्स। एटम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग का ये लेक्चर 7 है। एक्चुअली एटॉमिक फिजिक्स हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। आज पहला हिस्सा है जिसमें मैं ज़्यादातर जो चर्चा है, जो बात है, वो बोर्स एटॉमिक मॉडल की करने वाला हूँ। आपसे ज़्यादातर बातें मैं करने वाला हूँ बोर के मॉडल की, ठीक है। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए और कॉपी, पेन, नोट्स सब लेकर के बैठिए, आइसोलेशन में बैठ जाइए और शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर बिना किसी विलंब के। राइट, तो स्टार्ट करता हूं मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग का चैप्टर कौन सा है जी, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है एटॉमिक फिजिक्स, या कह लो एटम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग एटम्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, एटम के बारे में कुछ बातें केमिस्ट्री के अंदर भी हो चुकी है। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा जो कि 11th में है, राइट। तो आज जो हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी एडवांस लेवल पे भी बात करेंगे और वो बातें ज़्यादा भी करने वाले हैं जिसमें फिज़िक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, एटम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एटम क्या चीज़ है, राइट। देखिए, सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डाल्टन। डाल्टन, राइट। डाल्टन ने बताया कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे मैटर जो होते हैं वो एक नॉन डिविजिबल पार्टिकल से मिलके बने हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल है, इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। नाम है एटम, राइट। और ये डाल्टन की थ्योरी थी। डाल्टन की क्या थी? थ्योरी थी। जब आप एटम के बारे में पढ़ाई करेंगे तो आपको मैं एक बात बता दूं कि एटम को आज तक किसी ने नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है। हमारी जो माइक्रोस्कोपिक पहुंच है, जो हमारी माइक्रोस्कोपिक रीच है साइंस की, वो इतनी नहीं है कि हम एटम को देख सकें। तो आप जितनी भी एटम के बारे में बात करेंगे वो सब थ्योरी होगी, हाइपोथेसिस होगी, पोस्टुलेट्स होंगे, यही सब होंगे। थ्योरी मतलब, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, दिमाग में आया बोल दिया। पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट का मतलब हमने बोला और हम मानते हैं कि यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं सही है। मतलब स्वयं सिद्ध जो बातें हैं, स्वयं खुद से द्वारा सिद्धि कर दी हमने, तो हम उसे पोस्टुलेट्स कहते हैं। एटम को किसी ने नहीं देखा है। और जब आप किसी भी चीज को नहीं देखे हैं, राइट, तो आप उसके बारे में कैसे बता सकते हो? 2 तरीके से बता सकते हो। या तो आप लॉजिक का प्रयोग करोगे या आप एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी कोई प्रयोग करोगे, प्रयोग से आप बताओगे, या फिर लॉजिक से आप चीजों को समझाएंगे, राइट। आप या तो कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या आपके पास में लॉजिक होना चाहिए, राइट। और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उस प्रयोग के द्वारा, जैसे कोई घटना है, उस इवेंट से हम बताएंगे कि ये चीज ऐसी होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई मिस्टर रमेश है। रमेश, किसी ने कहा कि भाई रमेश को तो हमने देखा नहीं है, फिर रमेश कैसा है? रमेश कैसा है? तो ये पता चला कि रमेश जो है अपने घर के दरवाजे से जब बाहर निकलते हैं बड़े आराम से निकल जाते हैं, और उनके घर का दरवाजा 7 फीट की ऊंचाई पे है। तो इसका मतलब रमेश 7 फीट से छोटे होंगे। हो सकता है 6 फीट के भी हो सकता है 5 फीट के भी हो, लेकिन एक बात श्योर है कि वो 7 फीट से छोटे होंगे। यानी उनके घर से बाहर आराम से निकल जाना, ये इस बात का सबूत है कि रमेश की जो हाइट है दैट इज स्मॉलर देन 7 फीट। हमारे सामने भी कई घटनाएं होंगी और उस घटनाओं से हम अंदाजा लगाएंगे कि ये जो बात है ये सही है या गलत है। बात समझ में आ रही है? एटम के बारे में लोग अपने अपनी
अपना अपना व्यू रखे हैं और उसको बाद में प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया गया कि भाई ऐसा हो रहा है, इसका मतलब वो बात इससे सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो एक फैक्ट को लॉजिक या एक्सपेरिमेंट से जब आप सेटिस्फाई करेंगे, एक बात को, एक स्टेटमेंट को जब आप लॉजिक से या एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाई करेंगे तो वो फैक्ट में बदल जाता है, वो सत्य बात हो जाती है। और हम उसे तब तक सत्य मानते रहते हैं जब तक उसका कोई काट ना निकले, है ना भाई। सही तो तब तक सही है ना जब तक उसे गलत सिद्ध न किया जा सके। समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे हम मानते हैं कि ये चीज ऐसी है, लेकिन वो तब तक होती है जब तक हम उसे गलत साबित ना करते, राइट। जैसे बचपन में कुछ चीजें होंगी जिसे आप मानते होंगे कि हाँ यही सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सही है, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपका विजन बदला, देखने का नजरिया बदला, तो आपको लगा नहीं 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 वो गलत था। आप समझ रहे हैं ना? तो किसी भी बात को, किसी भी थ्योरी को, किसी भी हाइपोथेसिस को तब तक सत्य माना जाएगा जब तक उसका कोई काट उपलब्ध ना हो, उसका कोई डिफिशियंसी का, उसकी कोई कंट्रोवर्सी ना उपलब्ध हो जाए। तो डाल्टन की थ्योरी थी, डाल्टन ने कहा भाई सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, राइट। एक्चुअली एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है एटोमिया से। एटोमिया, एटोमिया मतलब नॉन डिविजिबल, जिसे बांटा नहीं जा सकता, राइट। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी। ये सब हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इन सब की, लेकिन मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आपको थोड़ा एटम का पूरा कच्चा चिट्ठा पता रहे। लेकिन डाल्टन के बाद जे टॉमसन ने कैथोड रेस की डिस्कवरी करी, कैथोड रेस, और वहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी और यह बताया कि भैया एटम से छोटा पार्टिकल होता है, नाम है इलेक्ट्रॉन। टॉमसन के बाद कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड, चैडविक, आप सब जानते हैं, ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं। प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई। मतलब धीमे धीमे जो डिस्कवरीज थी वो आगे चलती गई और ये पता चला कि भाई एटम से भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं और तीन मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स सामने आए। एक आया इलेक्ट्रॉन, एक आया प्रोटॉन और एक आया न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो एटम का जो थ्योरी डाल्टन का था वो तो फेल हो गया, चलो जी अब डाल्टन की बात गई काम से। जे टॉमसन ने इसके बाद मॉडल दिया, दूसरा मॉडल, मॉडल 2 किसका है? जे टॉमसन का मॉडल। इसके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, और भी नाम है, प्लम पुडिंग और क्या क्या है। वाटरमेलन यानी तरबूज जैसा। आप लोगों ने, उम्मीद है मुझे कि जरूर तरबूज देखा होगा, राइट। अगर आपने कभी जिंदगी में तरबूज देखा होगा, देखा ही होगा, अभी कुछ दिन पहले भयंकर सीजन था, तो उसमें लाल हिस्सा होता है, बिल्कुल फ्लेशी पार्ट आपने देखा होगा, और उसमें बीज होता है। मैं बीज काला नहीं बनाऊंगा क्योंकि बीज बनाऊंगा काला तो दिखेगा ही नहीं, तो ये बीज है, ठीक है, ये रहा बीज। ऐसे ही तो होता है वाटरमेलन, तरबूज। तो टॉमसन ने कहा कि भैया ये मॉडल होगा। अच्छा भैया, बोला ये जो बीज है ना ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लाल लाल दिख रहा है ये सब पॉजिटिव वाला है। टॉमसन का मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल है, काफी बढ़िया लगा सुनने में। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा और उसके बाद ये मॉडल बढ़िया सा दे दिया, अच्छा लग रहा, सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन इसके बाद ये मॉडल भी चला कुछ समय तक। इसके बाद तीसरा मॉडल आ गया। क्यों आया तीसरा मॉडल? क्योंकि इस मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने क्वेश्चन उठा दिया। रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट्स थे, खासकर मार्सडेन, मैं इसे पढ़ाऊंगा आगे चल करके, यहां पर मैं आपको वो प्रयोग पढ़ाऊंगा नहीं, एनसीईआरटी में वो प्रयोग इसी चैप्टर में दिया है। नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल आप जानते होंगे शायद। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है, इसी का नाम अल्फा पार्टिकल है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं हीलियम का न्यूक्लियस।
ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्यों? 2 प्रोटॉन होता है इसके पास में, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। उसका बम्बार्डमेंट जब किया तो अलग अलग तरह का रिजल्ट आया। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल पे डाइवर्ट हुए, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल पे डाइवर्ट हुए, और कुछ 180 डिग्री पे। ठीक, तो रदरफोर्ड ने एक बड़ा क्वेश्चन लगा दिया कि भाई अगर हर जगह प्लस है और अल्फा भी प्लस है तो इसको सब जगह से वापस लौट आना चाहिए था। क्यों? प्लस का प्लस से रिपल्सन होता, पर ये तो वेद के उस पार चला गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से नहीं बिखरा है जैसा टॉमसन कह रहे हैं। टॉमसन के मॉडल में गड़बड़ी है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि देखिए टॉमसन के मॉडल में यह बात तो बिल्कुल सही है कि एटम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से मिलकर बना है, लेकिन यह बात गलत है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे। तो तीसरा मॉडल फिर किसने दे दिया? मॉडल 3, वो रदरफोर्ड का मॉडल है। यहां से कुछ मामला ठीक ठाक होने लगा। टॉमसन तक तो उतना ठीक नहीं था, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा सा ठीक है, वो भी अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने कहा, देखो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मैं इसकी पूरी डिटेल चर्चा करूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी पढ़ाऊंगा, फिर आगे मैं बढ़ाऊंगा। यहां पर मैंने आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बता दी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज हुई। जब इस प्रयोग को किया रदरफोर्ड ने तो कहा एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंट्रल हिस्से में होता है, नाम है इसका न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। वो चार्ज फैला नहीं होता है, बाकी इलाका खोखला होता है, और इस खोखले पार्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। रदरफोर्ड ने 2 बातें बिल्कुल नहीं बताई थी। पहली बात, ना तो इसके रास्ते के बारे में बताया था कि क्या रास्ता है क्या नहीं रास्ता। भाई कहा कि चारों तरफ घूम रहा है। बोले घूम कैसे रहा है सर्कुलर पाथ पे? बोले ऐसे घूम रहा है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से घूमता। बहुत अच्छी बात है, ठीक। इस बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया कि कैसे क्या घूमता है, क्यों घूमता है, ये सब के बारे में कुछ नहीं बताया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का यह मॉडल काफी हद तक ठीक था, लेकिन जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज की तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब खोज की तो उसके बाद ये जो मॉडल है ये फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? ना रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात की, ना कुछ नहीं, मतलब घूमता है इतना बताया। अच्छा लग रहा है सुनने में और बात भी काफी हद तक ठीक लग रही, लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से यह मॉडल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? सोचिए, मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, यानी वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी द चार्ज विल बिहेव लाइक एनर्जी सोर्स। क्लियर? अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि दुनिया में कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है। यानी इस चार्ज पार्टिकल के पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो भाई और बहनों ये क्या करेगा? ये ईएम वेव एमिट करेगा। ईएम वेव क्या होती है? एनर्जी होती है, यानी ये एनर्जी एमिट करेगा। जब एनर्जी एमिट करेगा तो भैया एनर्जी एमिट करने की वजह से इसकी स्पीड में कमी आएगी, इसकी एनर्जी में कमी आएगी, ये सिकुड़ करके इसका पाथ छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, फिर भी एक्सेलरेट होगा और एनर्जी एमिट करेगा, श्रिंक करता चला जाएगा पाथ, श्रिंक करता चला जाएगा बेचारे का पाथ, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वाली अपनी मोहब्बत तो बरकरार रखेगा ना, ये मोहब्बत कम थोड़ी करेगा। लेकिन इसकी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी स्पीड कम होने की वजह से ये मोहब्बत कम होती चली जाएगी और ये जाकर के न्यूक्लियस से भिड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, इस एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो रदरफोर्ड का मॉडल अनफिट था। अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल को मान भी लें
तो भी ये मॉडल बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। अब जो नेक्स्ट मॉडल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है मॉडल नंबर 4, राइट, मॉडल नंबर 4, और उस मॉडल का नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर ने 1913 ठीक 13 के आसपास 13 में ही मॉडल दिया, इस बात को ध्यान रखते हुए कि मैक्सवेल के मुताबिक अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी एमिट करता है। इसके मुताबिक उन्होंने मॉडल दिया, और इस मॉडल में मेनली 3 पोस्टुलेट्स हैं जो कि आपके मॉड्यूल के अंदर, जो आपकी नोट्स के अंदर 4 पॉइंट में लिखा है, लेकिन है 3 ही, एनसीईआरटी में भी 3 ही दिया है। 3 पोस्टुलेट्स दिए, 3 पोस्टुलेट्स। फिर वही बात है, पोस्टुलेट्स का मतलब यह है कि जिस वक्त इन्होंने ये मॉडल दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं था, कोई उसका लॉजिक नहीं था, मतलब मौजूद नहीं था कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन बोर ने कहा भैया ऐसा ही होगा, और अगर इसको मानोगे तो सारी बातें सेट हो जाएंगी, नहीं मानोगे तो नहीं सेट होंगी, है ना। हालांकि बोहर के मॉडल में भी कमी है, बोहर के मॉडल में भी कमी है, ठीक। आइए बोहर के मॉडल को समझते हैं कि बोहर का मॉडल, बोहर का पोस्टुलेट क्या है। बोहर कहते हैं कि यह बात ठीक है कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, राइट, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ पे घूमता है। हालांकि आज की तारीख में हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता है। समरफील्ड की जो मॉडल है वो इससे एडवांस है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं है। पहले मैं बोहर के मॉडल को ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मेरी आज जो भी बात होगी आपसे सब बोहर के मॉडल से होगी। मैं अगले लेक्चर तक ये बात आपको समझा पाऊंगा, मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर बोहर के मॉडल में कमी क्या है। मैं शुरू में कमी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि पहले मैं बोहर के पूरे मॉडल का आपको समझा दूंगा, उसको बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उनके पोस्टुलेट्स का लॉजिक, रीजन सब बता दूंगा। सब सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, आप काफी बेहतर फील करेंगे, फील गुड करेंगे। लेकिन जब लास्ट हो जाएगा इस मॉडल का, यानी एटम का चैप्टर का आखिरी आएगा, तब मैं आपको एक एक करके इनकी कमियां गिनाऊंगा। शुरुआत में अच्छाइयां और बाद में कमियां, राइट। अच्छाइयां ज्यादा हैं, कमियां कम हैं, इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे स्टडीज के दौरान, पढ़ाई के दौरान हम लोग इसी को मान लेते हैं। आपके लेवल पे आप इसी मॉडल को मान करके सोचते हो, पढ़ते हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो। लेकिन आप हायर स्टडीज में जब जाएंगे तो आपको उस मॉडल की जरूरत पड़ेगी जो मॉडल आज की तारीख में है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द्वारा प्रमाणित है। क्लियर है। लेकिन बहरहाल क्या है बोर के 3 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 1, ठीक, कहता है, पहला पोस्टुलेट यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमता है, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ, राइट, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे घूमता है। फिक्स्ड वर्ड याद रखिएगा, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, राइट, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, और उस पे यह घूम रहा होता है। घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है वो प्रदान करता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। यानी इस सर्कुलर मोशन के लिए भाई और बहनों दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स।
और इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ पे घूमता है। घूमते वक्त ना तो ये एनर्जी एमिट करता है और ना ही ये एनर्जी रिसीव करता है, या दूसरे लफ्जों में कहें तो इस इलेक्ट्रॉन की या कह लो इस पाथ के लिए, सुनिएगा, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, फॉर दिस नहीं, ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कहो या फॉर दिस पाथ कहो, नहीं समझे आप समझ नहीं पा रहे लग रहा है। ये अंग्रेजी का खेल है, शब्दों के साथ खेल रहा हूं मैं। या तो कह लो इस इलेक्ट्रॉन का या कह लो इस पाथ के लिए एक डेफिनेट एनर्जी होती है, एक डेफिनेट एनर्जी होती है, राइट। और इस ऑर्बिट को, इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और ये डेफिनेट एनर्जी को रिफर करता है या डेफिनेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इसी को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल भी कहते हैं। बाद में चल के मैं एनर्जी लेवल को एक एक करके बताऊंगा। जैसे न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला जो शेल है उसका नाम है, शेल कह लो, ऑर्बिट कह लो, शेल भी यही है, ऑर्बिट है, उसका नाम के है। के बाद जो दूसरा है उसका नाम एल है, उसी तरीके से एम एन ओ, राइट। और यहां पर इसे n बराबर 1, इसे n बराबर 2, n बराबर 3, ऐसे हम ऑर्बिट्स ऐसे पाथ द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। आपसे पूछा जाए कि इस एटम में कितने पाथ पॉसिबल हैं ऐसे, तो जवाब है इनफाइनाइट पाथ। किसी भी एटम के अंदर इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत डेंजरस बात। किसी भी एटम के अंदर भाई स्पेस है ना, इसके चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल है, लेकिन हर इस स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रॉन होगा यह जरूरी नहीं है। हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होता है मौजूद, ठीक है। हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यहां हर जगह ना। किसी में हो सकता है सिर्फ के में हो, किसी में के और एल दोनों में हो, किसी में के एल एम में हो। जहां तक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है वही एटम के साइज का निर्माण करता है। द साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्बिट और द शेल अप टू विच इलेक्ट्रॉन इज कॉन्फिगर्ड। जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे होंगे वहां तक को ही हम लेकर के किसी एटम के साइज के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में कि हम आगे जाते हैं तो साइज कम होता है, नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो बढ़ता है। तो साइज किसके हिसाब से तय करते हो? अब मैं तो कह रहा हूं हाइड्रोजन एटम हो, चाहे हीलियम हो, चाहे सीजियम हो, चाहे लिथियम हो, सबके पास इनफाइनाइट ऑर्बिट संभव है, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल संभव है। फिर इनका साइज कैसे डिटरमाइन होता है? जी, इनका साइज डिटरमाइन होता है जो उसके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगर्ड जहां तक होते हैं, जिस रेडियस तक, जिस दूरी तक, जिस ऑर्बिट तक, उसी से उसका साइज निर्धारित होता है। तो क्लियर रहिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि एक एटम कितने एनर्जी लेवल या कितने ऑर्बिट या कितने भी शेल हो सकते हैं, तो जवाब है इनफाइनाइट शेल। इनफाइनाइट मतलब एटम से बाहर ही निकल गए आप। अब इनफाइनाइट में जाके थोड़ी एटम होगा। लखनऊ या कानपुर या दिल्ली शहर है, अब मैं पूछूं शहर कहां तक है? भाई शहर का एक लिमिट होगा, एक बाउंड्री होगा। अब बोला लंदन तक है शहर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इनफाइनाइट मतलब लंदन थोड़ी। अब दिल्ली शहर कितना बड़ा? बहुत बड़ा है भाई। अब बहुत बड़ा का कोई डिफिनीशन होगा, वो बहुत बड़ा इसलिए बोल रहे हो कि हमारे लिए नापना थोड़ा मुश्किल है, पर बहुत बड़ा का यह मतलब नहीं कि लंदन तक है। तो इनफाइनाइट का मतलब यह नहीं कि आप निकल गए मेटल से भी बाहर, समझ रहे? इनफाइनाइट। तो पहला पोस्टुलेट आपके समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट, डेफिनेट शेल या डेफिनेट एनर्जी लेवल में सर्कुलर मोशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट, राइट। और ना अगर मैं कहूं
कि जब ये मूव करता है तो इसके पास एक डेफिनेट एनर्जी होती है, या कह लो जिस पाथ पे घूम रहा है उसके लिए एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है, या कह लो इस पाथ के लिए एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है, या इस इलेक्ट्रॉन के डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है, कुछ भी कह लो। आप ऐसे समझ लो ना, घर में रहने के लिए पैसा चाहिए या पैसा है तो घर में रह रहे हो, दोनों बात एक ही है ना। एक घर है, अब इस घर का किराया 10,000 रुपए है, तो 10,000 है तो इस घर में रहोगे, और 10,000 होगा तो इस घर में रह पाओगे, दोनों बात एक ही है। ये घर कहता है 10,000 होगा तो आओ, और आपके पास 10,000 है तो आप फिट हो जाओगे, तो 10,000 का घर था, 10,000 वाला ही रहेगा इसमें। वही बात है कि चाहिए था जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी इसके पास है, इसलिए वो वहां पर मौजूद है। आई होप आप पहला पोस्टुलेट अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पोस्टुलेट बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, ये बात जो मैंने अभी आपको बताई, फर्स्ट पोस्टुलेट आपके, ये विवादास्पद है, इसके ऊपर बड़ा विवाद है अभी, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, पहले मैं पूरा बोर मॉडल कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद बात करूंगा। अभी दिमाग में ये खुराफात चलाने की जरूरत नहीं है के पास सब शेल भी तो होते हैं। इस बोर ने सबशेल के बारे में कोई बात नहीं करी। बोर ने एनर्जी लेवल की बात करी, ऑर्बिट की बात करी, शेल की बात करी, एनर्जी लेवल की बात करी, यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन परसेंट इन के शेल हैव इक्वल एनर्जी, ऑल द इलेक्ट्रॉन परसेंट इन एल शेल हैव इक्वल एनर्जी। समझ में आ रहा है? यही मतलब है इसका। तो पहला पोस्टुलेट मैंने आपको क्लियर किया भाई और बहनों। आइए मैं सेकंड पोस्टुलेट पर चलता हूं। सिंपल है, सेकंड पोस्टुलेट क्या, बड़ा जबरदस्त है। अब जरा गौर करिए, अगर यह है न्यूक्लियस और ये इसके चारों तरफ का ऑर्बिट है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, मान लो v स्पीड से घूम रही है और r रेडियस का पाथ है और इसका मास m है, मैं आपसे कहूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो आप कहोगे mvr। nrn इसलिए लिख दिया मैंने कि किसी भी ऑर्बिट में अगर आप एंगुलर मोमेंटम देखना चाहें तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा। आप लोगों ने रोटेशनल डायनेमिक्स में एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो mvr इज द एंगुलर मोमेंटम, mvr इज द एंगुलर मोमेंटम भाई और बहनों, ठीक है। मैं पानी पीने लगा था एक्चुअली, है ना। तो mvr जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सोच के देखो, चलो mvr बराबर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, शायद mvd होता है, याद करो mvr। अब दूसरा सवाल ये था, एंगुलर मोमेंटम समझ गया ना, यही होता है, इसमें मुझे आपको कोई कैलकुलेशन बताया, ये तो आप जानते ही होंगे ना, एंगुलर मोमेंटम इज mvr, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर मैं अपने मर्जी से कई रास्ते बना देता हूं, देखो एक रास्ता ड्रम, एक रास्ता ये लो, एक रास्ता ये लो, ऐसे जलेबी छान लो। अब सवाल यह पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा, घूमेगा, यह बात श्योर है। सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, यह भी श्योर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है। और घूमते समय एनर्जी एमिट रिसीव नहीं करेंगे, रदरफोर्ड वाली बात समाप्त हो गई, ठीक, रदरफोर्ड वाली बात समाप्त हो गई। अब सवाल यह पैदा हो रहा है भाई और बहनों कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे ऑर्बिट मौजूद होगा, कितनी दूरी पे, कितनी दूरी का मतलब समझ रहे हैं? जैसे क्या अपना मनमौजी है क्या, ये रहेगा 0.5 एंगस्ट्रॉम पे, डबल कर लो 0.5, ये रहेगा, ऐसा रहेगा क्या? एकदम बराबर दूरी पे, अच्छे से ये लो, ये बढ़िया खूबसूरत सुंदर सुशील, ये लो, क्या ऐसे रहेगा ऑर्बिट? ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा क्या?
जो मन करेगा उस सर्कुलर पाथ में घूमेगा क्या? नहीं, बोर का कहना है सिर्फ उसी पाथ पे घूमेगा। ये इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं रास्तों में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसमें घूमते समय जो एंगुलर मोमेंटम है L, दैट इज h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। किसका? h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। समझ में आ रहा है? h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जहां पर h/2 हो, n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, या एंगुलर मोमेंटम 2 गुना कर दो h/π हो जाए, 3 गुना कर दो 3h/2 हो जाए। जिस ऑर्बिट में हो सकता है इसमें घूमते वक्त क्या हुआ? h/2, इसमें घूमते वक्त h/π, तो ये वाला ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, सिर्फ उसी जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जहां घूमने पर एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। यानी दूसरे लफ्जों में आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होता है भाई और बहनों। mvr बराबर में क्या हो जाएगा? nh/2। ठीक, nh/2। ठीक, बिल्कुल जबरदस्त पॉस्टुलेट। लेकिन जिस समय बोहर ने यह बात बताई थी उस समय इसका प्रमाण नहीं था। मैंने आपको लास्ट टर्न पे मैटर वेव के बारे में बताया था। डी ब्रॉय ने 1921 में मैटर वेव के बारे में बताया और 1923 में यह बात प्रमाणित भी हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर आप पार्टिकल मान के पढ़ाई करोगे तो आप इस बात की पुष्टि कभी नहीं कर सकते हो। कभी जीवन में आप नहीं समझ पाओगे कि mvr nh/2 के क्यों प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव मान लें तो आप साबित कर सकते हैं। डे ब्रॉय के मैटर वेव से समझ सकते हैं। समझ लो, ये देखो, एक ये ऑर्बिट है r रेडियस की, जो इलेक्ट्रॉन है इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव। डी ब्रॉय से समझा रहे हैं। जब बोर ने बताया था तब उन्होंने जबरदस्ती बोल दिया था ऐसा होता है, लेकिन बाद में इसको सत्यापित कर दिया गया। भाइयों बहनों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के, दिल दिमाग जान जिगर गुर्दा फेफड़ा सब सुन के। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा, है ना? वेव की तरह बिहेव करेगा। और जब वेव होगा, कंप्लीट होगा, वेव जब भी बनेगा कंप्लीट वेव बनेगी पूरे ऑर्बिट के अंदर, आधी अधूरी वेव नहीं बनेगी भाई और बहनों। राइट? यहां से लेकर के यहां तक की एक वेव है। अगर ये nवां ऑर्बिट है, तो इस पूरे का जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर दैट विल बी n इंटू में लैम्डा। ठीक? अरे भैया, एक वेव लैम्डा का है, अगर nवां है तो n लैम्डा बन गया पेरीमीटर, पूरी लंबाई n लैम्डा बन गई, n वेव्स बनेंगे, nवां इलेक्ट्रॉन n वेव्स बनेंगे। पेरीमीटर अगर r के भाषा में देखा जाए तो 2πr बराबर में n लैम्डा। अच्छा, अगर मैं डी ब्रॉय की बात मान लूं तो n लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p। ठीक, और h/p बराबर में क्या होता है बता दो? h/p बराबर क्या होता है? mv। इसको उधर भेज दो, देखो mvr बराबर में क्या आ गया? nh/2। क्या यही है सेकंड पोस्टुलेट? यही है। लेकिन भाइयों और बहनों, यह तभी सत्यापित होता है जब आप इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव डील करोगे। इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव। पर यह बात पहले ही बता दी किसने? बोहर ने। बड़ी जबरदस्त बात थी, बहुत जबरदस्त बात। तो भैया, हमारी पढ़ाई ये कहती है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, जहां मर्जी करेगा वहीं नहीं इलेक्ट्रॉन पाएगा। इलेक्ट्रॉन खाली उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें घूमते समय उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यह दूसरा पोस्टुलेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
समझ में आया करे तो कमेंट में बता दिया करिए कि बहुत बढ़िया समझ में आया है ना, थोड़ा बता दिया करिए, पता नहीं चलता ना, देख लेते देख के घुन्नों की तरह चुप हो जाते हो। नेक्स्ट, तीसरी बात करते हैं, तीसरा पोस्टुलेट और आखिरी, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त ना तो एनर्जी रिसीव करता है और ना एमिट करता है। अगर कहीं से इसको एनर्जी मिल गई, जैसे कोई फोटोन टकरा गया या फील्ड लगा दिया आपने, कुछ भी करके एनर्जी इसको मिल गई, तो ये कूद के हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। राइट, कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। ठीक, और ये यहां रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह मूलतः यहां पाया जाता है, यहां नहीं रुकेगा। जैसे ही यहां जाएगा ये एटम को अनस्टेबल बना देगा, ये कूद के वापस आएगा, और जब ये कूद के वापस आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ये ऊर्जा के अंतर को एमिट कर देगा। यहां से जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये E1 है और ये E2 है, या ये E1 है ये E2 है, तो E2 माइनस E1 बराबर में हो जाएगा ये जो वेव निकलेगा उसकी एनर्जी hν। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी रिसीव करेगा तो हायर में जाएगा, और हायर से लोअर में कूदेगा तो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट करेगा। तो दीज आर द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर, जो कि इसके एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं। अपने दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी है कि भैया न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा वो मिल रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हम लोग इसको मॉड्यूल में देख लें? आइए देख लेते हैं ना, थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा, हौसला भी मिलेगा। यही से बातें लिखी हुई है, 3 का 4 हो गया है भाई और बहनों। ठीक, और ये देखो लिखा है इन स्टेशनरी ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई फलाना। यहां देखो मैं एक टॉपिक लिखा है डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। भाइयों बहनों, ये जो पॉइंट है मैं सबसे आखिरी में आपको बताने वाला हूं, अभी नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक एटम के बारे में, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में और ऑर्बिट्स के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बोहर एटॉमिक मॉडल। राइट, जो बोहर का मॉडल है उसके हिसाब से हम यहां काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बताता हूं मैं आपको, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी चीज है, कोई ऐसी टफ वाली बात यहां नहीं है। आओ, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन क्या होता है, यह सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, अच्छा न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम मास नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मास नंबर। अच्छा, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल में, सब में नहीं। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? देखिए, न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन कहते हैं। सिंपल है। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? जो न्यूक्लियस में रहता है उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसे जो इंडिया में रहता है उसे इंडियन कहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। तो चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, ये भी न्यूक्लियॉन है, ये भी न्यूक्लियॉन है। यानी ये जो न्यूक्लियॉन है, इट इज द कॉमन नेम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर मैं पूछूं न्यूक्लियॉन कौन है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है। अगर आप टोटल न्यूक्लियॉन ले लेंगे, यानी इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब ले लीजिए, तो टोटल न्यूक्लियॉन ही तो मास नंबर है। तो मास नंबर को एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं
टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को भी मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2-3 छोटे छोटे टर्म समझ में आए। बहरहाल मेनली हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को यहां पर एटम का एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। देखिए 3 बातें मैंने आपसे खास बताई, एक स्पेशल ऑर्बिट में जाता है, दूसरा मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम वाली बात बताई, और तीसरा बताया कि एनर्जी एमिट और रिसीव करके ऐसा करता है। तीसरे बात का भी मैंने प्रमाण आपको नहीं दिया है। ठीक, दूसरी बात का मैंने आपको प्रमाण दे दिया। पहली बात का प्रमाण भी, पहली बात तो मैक्सवेल से ही साबित हो रही थी, क्योंकि अगर एनर्जी एमिट कर रहा होता तो फिर वो रदरफोर्ड वाली बात हो जाती। तो पहली बात साबित कर दी थी मैंने, दूसरी मैंने आपको डिब्रॉय से साबित कर दी, लेकिन तीसरी बात अभी मैंने साबित नहीं करी है, बस बता दिया है पोस्टुलेट, वो साबित करेंगे, चिंता मत करिए, आगे चल के साबित करेंगे स्पेक्ट्रम से उसको। किससे? स्पेक्ट्रम से। एक एक परत दर परत ये खुलेंगी। तो मैं करने जा रहा हूं स्टडी एटम की, उसमें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, उसका रेडियस, उसकी स्पीड, उसकी एनर्जी, यही उसका टाइम पीरियड, यही सब फालतू अंडर बंडर सब बात करेंगे। आओ चलो बात करते हैं। कोई एटम है, कोई भी एटम है, उसमें न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के पास चार्ज, मैंने न्यूक्लियस का चार्ज नहीं गिनवाया, नहीं आपको जुड़वाया। देखो न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही है, और वहां कितने चार्ज होते हैं? Z। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना बन गया? प्लस ZE। ठीक, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही और Z प्रोटॉन का चार्ज ZE, तो यहां पर चार्ज है प्लस ZE, ये न्यूक्लियस हो गया। और इसके चारों तरफ भाई और बहनों कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये लो, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से घूम रहा है उसे मैं Vn कहता हूं, और ये जो इसका रेडियस है दैट इज Rn। ठीक भाई और बहनों, यहां पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। फोर्स लगने की वजह से यही फोर्स, इसको मैं Fe बोल देता हूं, एंड दिस फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि Fc और कौन है? Fe ही Fc है, Fe ही Fc है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी पढ़े थे बताओ? mvn स्क्वायर बाई में Rn। अरे mv स्क्वायर बाई में R, क्लियर है? और जो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अच्छा भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E होता है ना, जो फोर्स लगाएगा वो कूलम्ब्स लॉ से लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 यानी ZE इंटू में Q2 यानी E बाई में R स्क्वायर यानी Rn स्क्वायर। तो यहां से आप Rn से Rn उड़ा सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करते हैं। देखो मॉडिफाई कैसे करें, समझिएगा। बोहर का जो मॉडल है, बोहर के मुताबिक क्या होगा? mvn Rn बराबर में NH/2 पाई। यस और नो? क्या ये होता है? यहां से अगर मैं चाहूं तो Vn बराबर में एक और चीज लिख सकता हूं। क्या? इसको रहने तो अभी काटो मत, है ना, हम लोग बाद में वैल्यू रख करके इकट्ठे काटेंगे, क्या बार बार काटेंगे 4 बार, रहने दो ऐसे। Vn बराबर क्या हो जाएगा? NH/2 पाई m Rn, NH/2 पाई n Rn। अब यहां पर ये वैल्यू जो Vn की है वो पुट कर दो, रखो, देखो रखते हैं। m/Rn अपनी जगह रहने दो, इनटू में Vn का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई में 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और Rn का स्क्वायर बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE स्क्वायर बाई में Rn स्क्वायर। ठीक है, Rn स्क्वायर से Rn स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई ले बीता, और कुछ ले बीता नहीं ले बीता, आई हो
एक m से m भी चला जाएगा, ये भी तो जाएगा। चलो तो सीधे सीधे Rn का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा वो देख लो। Rn का फॉर्मूला आएगा, समझिएगा, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ठीक, ई स्क्वायर, ठीक है। ये Rn देखो इधर चला जाएगा, ये Rn यहां जाएगा, ई स्क्वायर वहां का चला गया, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, चलो बाई में पाई m स्मॉल ई स्क्वायर, पाई m ई स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर बाई में z, क्या यही आएगा? देखो ये Rn जो है उठ के यहां चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और n स्क्वायर, नीचे आएगा पाई m ई स्क्वायर z, ठीक। ये रेडियस का फॉर्मूला निकल के आया nth ऑर्बिट का। आप कहेंगे क्या जी इस फार्मूले को हमें याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नीट लेवल पे देखोगे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई में z, ठीक, n स्क्वायर बाई में z। अगर आप, ये बात क्लियर हो गई आपको, n स्क्वायर बाई z, इसका डेरिवेशन आपके मॉड्यूल में भी किया हुआ है भाई और बहनों, ये देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m ई स्क्वायर n स्क्वायर बाई z, पूरा डेरिवेशन किया हुआ, Rn बराबर n स्क्वायर बाई z। ये यहां पर वो फिगर बना लेना जो फिगर अभी मैंने बनाया था। अब अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि आप बात करिए दो अलग अलग एटम के बारे में, तो आप उसके रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं, किस ऑर्बिट के लिए निकाल ले और क्या एटॉमिक नंबर। अगर आप एक ही एटम में हो, एक पर्टिकुलर एटम की बात करो, आओ उसी पे बात करते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर एटम में बात करो तो Z तो फिक्स हो गया ना फॉर एन एटम, Z फिक्स है, तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। मतलब समझिएगा, जैसे ये न्यूक्लियस है, पहला वाला मिला R0 पे मान लो, तो दूसरा वाला 4 गुना हो जाएगा ना n, 4R0 पे। इस तरीके से कहानी बढ़ती चली जाएगी फॉर अ सिंगल एटम। अगर मैं ये कहानी आपको पीरियोडिक टेबल में समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ जाएंगे कैसे। अगर आप एक पीरियड लेते हो, पीरियड, तो आउटर मोस्ट शेल तो सेम रहता है, यानी n की वैल्यू सेम रहती है। अगर आप n सेम रखते हो तो z बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, z बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा। आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो z बढ़ता है, और z बढ़ता है तो रेडियस कम होता है, ठीक है। तो यह कहानी है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। कैसे किस पर डिपेंड करता है ये मैंने आपको बता दिया। रेडियस के बाद हम लोग निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है? Vn, राइट, Vn। तो हम लोग यहीं पर नीचे ही इसको डिराइव करते चले जा रहे हैं, ठीक है। आपके मॉड्यूल में अलग अलग लिखा है, मैं यही डिराइव करता चला जाऊं। अब मैं निकालने जा रहा हूं स्पीड, मैं इसको अलग कलर से निकालूं। स्पीड Vn, Vn के बराबर क्या है? NH अपॉन 2 पाई m इंटू में Rn। क्या हम Rn की वैल्यू रख सकते हैं उठा करके? यहां देखिए ना सामने आपके, अरे है कि नहीं, ये उठा रखो, क्या आ जाएगा? NH अपॉन 2 पाई m अपनी जगह रहेगा, इंटू में Rn लिखा, Rn पलट दो, क्या आएगा बताओ? पाई m ई स्क्वायर z अपॉन एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। तो एक h से एक h गया, एक n से एक n गया, पाई m चल बसा। तो Vn की वैल्यू क्या कही जरा बताओ, ठीक, क्या आएगी बताओ? ई स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे क्या बचा? 2 एप्सिलॉन नॉट h, यही बचा क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू में z बाई n।
समझ में आ गया। और Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z बाई N के। अगर एक पर्टिकुलर एटम ले लिया जाए तो Vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N के। यानी जैसे जैसे आप ऑर्बिट बड़ा करते चले जाओगे, बाहर की तरफ जाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाओगे, वैसे वैसे स्पीड जो होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बड़ा होता जाएगा ना, तो स्पीड कम होती जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। आइए मॉड्यूल में भी इसके दर्शन करा दें, थोड़ा आपको फील गुड होता रहे। अच्छा, रेडियस में हमने एक चीज, यहां पर एक चीज और भी है, देखो रेडियस का ये जो फॉर्मूला आया था आपके यहां, रेडियस में एक चीज मिस हो गई कि ये जो फॉर्मूला आया था, अगर इसमें मैं n की वैल्यू 1 रख दूं और z भी 1 रख दूं, जैसे h एटम में, तो r जो आएगा वो मिनिमम आ जाएगा। देखो इससे छोटा नहीं हो सकता कोई, तो जब मिनिमम वैल्यू आती है वो 0.5 to 8 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको बोहर रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहर रेडियस। सबसे छोटा रेडियस बोहर रेडियस। ठीक है, बहरहाल हम लोगों ने स्पीड निकाली थी, वेलोसिटी निकाली थी। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आया था एफ ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट जेड बाई एन। ये स्पीड निकल के आ गया। स्पीड के बाद हमारे पास है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है देख लो। टाइम पीरियड क्या होता है बताओ? 2 पाई आर बाई में वी। अरे भैया सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर रेडियस आर एन है तो समय बराबर में दूरी बट्टा चाल। ये दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर बाई में वी एन। 2 पाई आर एन बाई में वी एन। क्लियर? अब यहां पर एक बात समझो, आप आर एन की वैल्यू रखो और वी एन की वैल्यू रखो, जिसकी भी वैल्यू रखो, सारी वैल्यू आप यहां पर रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर टी एन की वैल्यू आ जाएगी NH अपॉन एम वी एन स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं कैसे। देखो यही बता देता हूं मैं आपको, यहां बोर्ड पे बता देता हूं। सब कैलकुलेशन है बिला वजह के, देख लो। टाइम पीरियड क्या होगा फटाफट बताओ? 2 पाई आर एन बाई वी एन। अच्छा, एम वी आर बराबर में क्या है? NH अपॉन 2 पाई। बोलो हाँ या ना। यहां से आर एन को रिप्लेस कर दो। आर एन क्या आ जाएगा? NH अपॉन में 2 पाई एम वी एन, उठा के यहां रख दो। 2 पाई बाई में वी एन और यहां पर रख दो क्या? NH अपॉन 2 पाई एम वी एन। तो 2 पाई चल बसा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? NH बाई में एम वी एन का स्क्वायर। ठीक, और ऊपर आपके सामने वी एन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो, इसी का स्क्वायर करना है, कर दो। NH बाई एम अपनी जगह रहेगा और नीचे वी एन स्क्वायर है, तो वी एन स्क्वायर को पलट करके स्क्वायर करो। क्या बनेगा बताओ? 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई में ऊपर क्या आएगा? ई की पावर 4 और जेड स्क्वायर। ठीक, तो यहां से देखो क्या बन के तैयार होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन के तैयार होगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर नहीं होगा, एच क्यूब हो जाएगा। एच क्यूब इंटू में एन क्यूब बाई में एम ई की पावर 4 और जेड स्क्वायर। तो जो टाइम पीरियड होगा nth ऑर्बिट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के। ठीक, यानी जैसे जैसे आप एक एटम में न्यूक्लियस से दूर जाओगे, टाइम पीरियड नंबर ऑफ शेल के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। मतलब अगर आप n बराबर 2 पे गए तो 8 गुना हो जाएगा टाइम पीरियड पहले की तुलना में, धीरे धीरे चलेगा, और दूर जाओगे और कम हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग 3 चीजें निकाल चुके हैं। सबसे पहले हमने निकाला रेडियस nth ऑर्बिट का, फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल ली, और फिर हमने ये टाइम पीरियड निकाला 4 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब बाई में एम ई पावर 4 एन ई क्यूब बाई जेड स्क्वायर।
सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रॉन के पास तमाम तरह की जो एनर्जीज हैं, मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन के पास तमाम तरह की एनर्जी है, मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूं। सबसे पहले वो एटम कहां गया वो देखिए। चलिए एक बात सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, यानी स्पीड है। इस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे पहले होगा काइनेटिक एनर्जी, द वेरी फर्स्ट थिंग। और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल करके एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनाता है। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है कि जब भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनेगा तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो जाएगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी आने वाली है। तो कौन कौन एनर्जी आने वाली है? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। तो आइए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला आएगा हाफ mv स्क्वायर या vn स्क्वायर। अब vn की वैल्यू तो यहां लिखिए, कहीं लिखिए, देखो इसी का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? देखो थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि स्क्वायर करने में, हाँ, अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, बाद में बड़ा और कर दूंगा, e की हाफ m अपनी जगह पर रहेगा, और उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा भाई और बहनों तो बनेगा e की पावर 4 बाई में 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर बाई में n स्क्वायर। यानी यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकता हूं m e की पावर 4 z स्क्वायर बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी को जरा देखिए, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? z स्क्वायर और n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो यहां पर हमको एक बात समझ में आई, डिफरेंट एनर्जी में सबसे पहले कौन सी एनर्जी निकल के आई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया। जैसे जैसे आप ऑर्बिट से दूर जाओगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि n बड़ा होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई, एक बात बताइए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसने एक सिस्टम भी बनाया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं आपको? यह सिस्टम अगर बनाया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की जगह ZE, Q2 की जगह E, और बाई में बीच की दूरी RN। अरे भाई सिंपल है ना, देखो ये देखो यहां ऑर्बिट, यहां एक चार्ज है ZE और एक चार्ज है E, बीच की दूरी RN। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या बना दी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, RN की वैल्यू क्या है? यहां से देख लो, ये रहा RN, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई me स्क्वायर और n स्क्वायर बाई z। तो यहां पर हम लोग इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहने देते हैं अपनी जगह पे, ZE स्क्वायर रहने देते हो, RN को उलट देते हैं, है ना? तो RN था क्या? RN में आपको ऊपर जो मिल रहा है उसको पलट देंगे ना, रिवर्स कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा पाई me स्क्वायर z, पाई me स्क्वायर z बाई में क्या? ऊपर वाला आइटम एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक बात है, राइट? अच्छा, यहां पर हम लोगों को याद रखिए साइन रखना होता था, तो एक बार ये प्लस साइन होगा और ये माइनस साइन होगा। जब आप चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे तो आपको साइन पुट करना पड़ता था, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो माइनस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई से पाई उड़ा दो पहले तो,
ठीक है, चलो क्या आएगा, m ई स्क्वायर की बजाय ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अच्छा यहीं पर मैं काइनेटिक एनर्जी भी लिख लूं ताकि मुझे दोनों चीजों को कंपेयर कराने में आसानी हो। काइनेटिक एनर्जी क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी ये देखो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ये निकल के आया था, ये देखो ये क्या आया था काइनेटिक एनर्जी, m e की पावर 4 z स्क्वायर बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, यहां आया था m e की पावर 4 z स्क्वायर बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर ध्यान से आप देखिए तो काइनेटिक एनर्जी में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, अरे यहां 2 का मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है भाई और बहनों कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी जरा बताओ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी -2k, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई? -k के बराबर। -k का मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आएगी टोटल एनर्जी, लेकिन माइनस की आ जाएगी, यानी यहां क्या हो जाएगा, -m e की पावर 4 z स्क्वायर बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये जूल में आएगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का आप दोगुना कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। और टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बन गई इसकी टोटल एनर्जी। भाई और बहनों ये जूल में आंसर आ रहा है। टोटल एनर्जी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? देखो अब यहां पर ये पूरा मसाला हटा दो, इसको हटा दो, ये इतने को हटा दो, इसको आप जो लिख सकते हो एक दूसरे तरीके से, वो क्या लिख सकते हो? वो लिख सकते हो 13.6, ठीक है, माइनस में तो रहबे करेगा, ई बराबर में -13.6 z स्क्वायर बाई में n स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। आप अगर इतना बड़ा फार्मूला नहीं याद रखते हो तो इस फार्मूले की जगह सीधे सीधे वो फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। वहां शर्त यह है कि जो एनर्जी आने वाली है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाली है। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर है, इन सबकी वैल्यू जब पुट करोगे तो वही आएगा। अगर मैं यही टोटल एनर्जी का फॉर्मूला H एटम के लिए करूं तो क्या आएगा बता दो? वो आ जाएगा -13.6 बाई में n स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिट फॉर H एटम। H एटम में इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में चला गया उस ऑर्बिट में आप एनर्जी निकाल सकते हो, या डिफरेंट एनर्जी लेवल की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आप निकाल सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं एटम के बारे में पढ़ा रहा था कि जो एनर्जी टर्म है या तो आप उस इलेक्ट्रॉन के लिए कहते हो या उस एनर्जी उस ऑर्बिट के लिए कहते हो, राइट? तो आप इस फार्मूले से डिफरेंट जो एनर्जी, कहां चली गई, डिफरेंट, और आगे जाओ, है ना, एक मिनट को, हाँ, इस फार्मूले से आप डिफरेंट एनर्जी लेवल क्या है ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने हमने क्या क्या कैलकुलेट कराया, चलिए आपको मॉड्यूल में दिखाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकलवाया,
ये फॉर्मूला निकल के आया, एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। फिर मैंने आपको निकलवाया वेलोसिटी जेड बाई एन, फिर मैंने टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलवाया, फिर मैंने डिफरेंट एनर्जी में काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एनर्जी निकलवाई। एक और एनर्जी है जिसका जिक्र मैं यहां पर करने जा रहा हूं भाई और बहनों, और वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली होता क्या है, जो अगर आप एक आइसोलेटेड एटम ले लो, हम एटम को अलग से लेके पढ़ रहे हैं, एक एटम ले लो, राइट, उस एटम से कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास है, बोलो। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी एनर्जी अगर मैं इतनी ही प्लस दे दूं, जितनी माइनस में उतनी प्लस दे दूं, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और 0 एनर्जी कहां होगी, किस एनर्जी लेवल पे जाके होगी, किस ऑर्बिट में होगी। 0 तभी होगा ये टोटल जब n इनफाइनाइट हो जाए, यानी n जब इनफाइनाइट होगा वहां पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इतनी ही प्लस में एनर्जी दे दी तो एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा। इनफाइनाइट ऑर्बिट में जाने का मतलब वो एटम को छोड़ देगा, और इस एनर्जी को, जो पॉजिटिव एनर्जी आप देते हो ताकि वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाए, या कह लो वो एटम छोड़ के चला जाए, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी है, राइट, जो कि +13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के बराबर होगी। क्लियर है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जिक्र कर लिया हमने, और तमाम तरह की एनर्जीज का जिक्र कर लिया। यहां पर आपको एनर्जी लेवल का भी जिक्र है, ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं, ठीक है, फिलहाल अभी नहीं बता रहा हूं। अभी आप खाली ये सारे कैलकुलेशन समझिए। अब जितना हमने पढ़ा उसमें से कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की x है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ना, पर माइनस में, और टोटल एनर्जी उसी के बराबर आती है लेकिन माइनस में। आयोनाइजेशन एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर आएगी पर प्लस में। एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी n के इनवर्स, एक पर्टिकुलर एटम में, ये याद रखिएगा, किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूं मैं, जो वेलोसिटी होती है वो, यानी z फिक्स है, z फिक्स है। वेलोसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि n बढ़ाओगे तो ये मसाला कम होगा, और यहां माइनस लगा है, मसाला कम होने से ये चीज बढ़ती जाएगी। माइनस लगने, माइनस में अगर कोई चीज कम होती है तो वैल्यू बढ़ती है ना। अरे भाई -3 बढ़ा है कि -5, -3। तो n अगर ज्यादा हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे, हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे तो n बढ़ेगा, ये मसाला कम होगा, माइनस लगा है तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी हायर एनर्जी लेवल पे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, टाइम पीरियड बढ़ता है, वेलोसिटी कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती चली जाती है। जितना आप न्यूक्लियस के करीब होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी तगड़ी हो जाएगी। तो यहां पर सब लिखा हुआ है, एज वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू एन, है ना, सारी बातें। ठीक, तो भाइयों और बहनों, यहां पर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करा, किसका किसका कैलकुलेशन करा, अरे भैया हमने कैलकुलेशन करा रेडियस का, हमने कैलकुलेशन करा स्पीड का, हमने कैलकुलेशन करा टाइम पीरियड का, हमने कैलकुलेशन करा एनर्जी का। ये सारा कैलकुलेशन हमने जो किया है वो बोहर के मॉडल को मान के किया है। अभी जो हमारी पढ़ाई जारी है वो बोहर के मॉडल पे ही है, और अगली जो पढ़ाई होने वाली है वो भी बोहर के मॉडल पे होने वाली है। लास्ट में इस चैप्टर के मैं आपको बताने वाला हूं कि बोहर के मॉडल में कमी क्या थी। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो तक। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और भगवान आप सब पे अपनी कृपा बरकरार रखे। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो पे मिलते हैं।